नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रेय शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद श्रेय सर में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है, लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है और कई ऐसे एग्जाम्स अभी लेटेस्ट में ही शेड्यूल हैं जिनमें हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के रूप में आने वाला है। लेखपाल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। और हिंदी में ओवरऑल बात करें तो 3 टॉपिक जो काव्यांजना के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो उन्हीं में से आज एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है अलंकार। मुझे लगता है लगभग सभी बच्चे जो प्रतियोगी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से या उन्होंने इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो अलंकार सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन आज आप एकदम नए अंदाज में, एक नए तरीके से और एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से आज आप यहाँ अलंकार को समझने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगे, या अभी हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली फॉर यूपीपी एग्जाम एंड लेखपाल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और चलते हैं हम लोग अपने वीडियो पे आगे। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया, आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अलंकार होता क्या है और किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 2-3 स्तरों में हम लोग इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे अलंकार क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एक अलंकार पे चर्चा करते हुए उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलंकार की। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आप अपनी टीवी ऑन करते हो और उसमें जैसे ही 9XM या मस्ती या कोई भी ऐसा चैनल लगाते हो तो वहाँ पे एक गाना आ रहा होता है बढ़िया सा, है ना। और वो गाना टीवी पे चलता है, बिल्कुल आपको आनंद आ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अपन लोग शादी में जाते हैं, वहाँ डीजे बज रहा होता है, वहाँ बढ़िया चलता है 52 गज का दामन पैर मटक के चलूंगी, और आप बिल्कुल एकदम धुन में मस्त हो जाते हो, है ना। ये आपको इसने आनंदित क्यों किया, आप क्यों उसमें खो गए, आप क्यों उसकी धुन पे नाचने लगे, ये कभी आपने सोचा? तो ये सारा कुछ कमाल होता है हमारे रस, छंद और अलंकार का, है ना। तो आज इन्हीं में से एक विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है अलंकार। दोस्तों, जिस प्रकार एक मानव को, या कह लें मानव प्रजाति में स्त्री को अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए सुंदर आभूषणों की, सुंदर वस्त्रों की, सजने संवरने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार एक काव्य को भी अच्छा दिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सजने और संवरने की। अब स्त्री तो आभूषणों और गहनों से और बाकी की श्रृंगार सौंदर्य सामग्री से सुंदर दिखेगी, लेकिन काव्यांजना यानी हिंदी कैसे सुंदर दिखेगी? तो हिंदी दिखती है सुंदर वर्णों और अक्षरों से। अर्थात जब हम हिंदी की कोई काव्य पंक्ति लिखते हैं तो उस काव्य पंक्ति में हम कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं और कैसा उसमें भाव रख रहे हैं, वो तय करता है कि हमारी वो कविता कितनी पॉपुलर होने वाली है। और देश के एक बहुत ही महनीय कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनकी पंक्तियां बहुत फेमस हुई। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। बहुत पॉपुलर हुई ये पंक्तियां। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार एक महिला, एक स्त्री श्रृंगार से, सौंदर्य सामग्री से खुद को सुसज्जित कर लेती है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी इन पंक्तियों को सुसज्जित कर लिया। किससे? रस से, छंद से और अलंकार से। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछा जाए अलंकार क्या होता है, तो हम कहेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को या शब्दों को अलंकार कहा जाता है। हम गाना सुनते हैं और गाने में लाइन आती है, चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर, और सुन के एकदम आनंदित हो गए हम। क्यों? क्योंकि उसमें किसी अलंकार के तहत इन शब्दों को, इन वर्णों को सुसज्जित किया गया, जिस कारण हमें वो सुनने में इतना अच्छा लगा। तो आइए आज हम बहुत सारे गाने सुनाएंगे आपको, है ना। हमारे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड होती है, सर गाना सुनाइए, गाना सुनाइए। आज बहुत ढेर सारे गाने सुनाएंगे आपको, है ना। पूरी क्लास की ड्यूरेशन में आज आप गाने ही सुनने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अलंकार क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को ऑब्लिक कर सकते हैं, शब्दों को अलंकार कहा जाता है।
अलंकार कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अलंकार किन्हें कहते हैं, तो अलंकार क्या होते हैं भाई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्ण, शब्द या अक्षर क्या कहलाते हैं? हमारे अलंकार कहलाते हैं। अब ये शोभा कितने प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? तो देखिए मुख्य रूप से यह शोभा 3 प्रकार से बढ़ाई जाती है ना? कैसे कैसे? तो एक तो शब्दों के द्वारा, और दूसरा अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा, और तीसरी कंडीशन आती है दोनों के द्वारा। दोनों के द्वारा बोले तो जहां शब्द और अर्थ दोनों से हमने काव्य की शोभा बढ़ा दी तो वहां पे हम कहेंगे कि भाई दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई गई। तो जब हम शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो इन्हें कहा जाता है शब्दालंकार। जब हम अर्थों के द्वारा यानी अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो इसे कहा जाता है अर्थालंकार। और जब दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए तो इसे कहा जाता है उभयालंकार। उभयालंकार। ठीक है दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों या अक्षरों को, शब्दों को अलंकार कहते हैं। यह शोभा 3 प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, शब्दों के द्वारा, अर्थ के द्वारा और दोनों के द्वारा। तो शब्द के द्वारा जहां काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे शब्दालंकार कहते हैं, जहां अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे अर्थालंकार कहते हैं, और जहां शब्द और अर्थ दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हों वहां क्या होता है? उभयालंकार होता है ना? तो आइए अब दोस्तों एक एक विषय पर बढ़िया विस्तृत चर्चा करते हैं। आज के बाद आपको अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न पेपर में परेशान नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द अलंकार क्या होते हैं, इनके भेद कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में दोस्तों मुख्य रूप से हमें जो अलंकार देखने हैं तो सबसे पहले आपका आएगा अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। नंबर 2 पे आपका आएगा यमक अलंकार। नंबर 3 पे आपका आएगा श्लेष अलंकार। नंबर 4 पे आपका आएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब इन पे भी अगर हम लोग इंडिविजुअल बात करें तो सबसे पहले शब्द अलंकार की बात करें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा वर्णित की जाए, शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाए, जब किसी काव्यांजना को, किसी काव्य पंक्ति को शब्दों के द्वारा सुसज्जित किया जाए वहां पे क्या होता है? शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के हमने मुख्य रूप से 4 भेद होते, 7 भेद हैं। मुख्य रूप से 4 भेदों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार जो है वो हमारा एक प्रकार का आवृत्ति अलंकार है, अर्थात किसी काव्य पंक्ति में कितने बार कोई वर्ण आ रहा है या किस क्रम में आ रहा है, किस विधा से आ रहा है, ये मैटर करता है कि अनुप्रास का कौन सा भेद होगा। तो अनुप्रास की यदि परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जहां एक वर्ण या अक्षर बार बार आए, जहां एक शब्द, वर्ण या अक्षर बार बार प्रयुक्त हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है ना? आपने एक बहुत ही पॉपुलर पंक्तियां पढ़ी होंगी, कौन सी? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल नभ में। तो चारुचंद की चंचल, इसमें देखिए चा वर्ण जो है वो कई बार आ रहा है। लेकिन अब अगर ऐसे ही आपको पढ़ना था तो आप बुक में पढ़ सकते थे। अब हम बताते हैं आपको कैसे याद रखना है। तो आपको याद रखना है ऐसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। दूसरा अगर आपको याद रखना है तो पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़ या पकड़े पिंगू, पिंगू पकड़े पका पपीता। इसमें देखिए पावर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। इसमें चावर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति बार बार हो, अनेक बार हो, वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब दोस्तों इसके 5 भेद होते हैं। तो देखिए इसका अगर आपको फॉर्मल एग्जांपल याद रखना है तो चारुचंद की चंचल किरणें याद रख सकते हैं, और बाकी मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ये बड़ा विषय है आज का, है ना? चलिए तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों? इसके टोटल होते हैं 5 भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं आपके? 5 भेद। सबसे पहले भेद की अगर हम बात करें तो यहां पे आता है आपका कौन सा? 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो आता है वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो क्या आता है? श्रुत्वानुप्रास।
नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें तो आता है लाटा अनुप्रास। और नंबर 5 पे अगर हम लोग बात करें तो आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। इस क्रम में हम लोगों को अनुप्रास के क्या पढ़ने हैं, आपके भेद पढ़ने हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं छेका अनुप्रास की। तो देखिए अगर छेका अनुप्रास की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जहां एक ही वर्ण एक ही क्रम में 2 बार आ जाए, एक ही वर्ण एक ही क्रम में 2 बार आ जाए, वहां पे क्या होता है, छेका अनुप्रास होता है। या हम कह सकते हैं किसी वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही हो, एक बार हो रही हो, मतलब एक बार वो वर्ण खुद आ गया, एक बार उसकी आवृत्ति हो गई, तो वहां क्या होता है, आपका छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो आपने गाना सुना होगा, बहुत पुराना है, कौन सा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो अब देखिए इसकी अगर पहली पंक्ति पे आप गौर करें तो इसमें क्या आया है, 14वीं का चांद हो, है ना। आगे से आपको मतलब नहीं है, चा और चा। आप देखिए एक ही वर्ण एक ही क्रम में क्या हुआ, 2 बार आ गया, 14वीं का चांद हो, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, छेका अनुप्रास। अब लेकिन पेपर में ये तो पूछा नहीं जाएगा, तो पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो पेपर में पूछा जाएगा इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। ये कई बार पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे का और का एक ही वर्ण एक ही क्रम में लगातार क्या हुआ, 2 बार आ गया, तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा, छेका अनुप्रास अलंकार होगा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। तो ये हो गया आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको याद रखने के लिए क्या याद रखना है, तो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो याद रखिएगा कि 14वीं का चांद कहां आता है भाई, छेका अनुप्रास में आता है। उसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास, है ना। वृत्त्यानुप्रास बहुत गजब का अनुप्रास है। देखो भाई इसमें क्या होता है कि सामान्य तौर पे यदि हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बात करें तो काव्य में क्या होती हैं, काव्य वृत्तियां होती हैं, और वो 4-5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, नुपुरा, मधुरा, है ना, उपनागरिका, इस प्रकार से। तो लेकिन सामान्य शब्दों में अगर हमको समझना हो तो हम कह सकते हैं जहां पे एक ही वर्ण एक ही स्थान पर एक ही स्वर मात्रा के साथ, मतलब लघु है तो लघु लघु और गुरु है तो गुरु गुरु, एक ही स्वर मात्रा के साथ प्रयुक्त हो जाए, वहां पे क्या होता है, वहां वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है वृत्त्या अनुप्रास का, जो कई बार पूछा जा चुका है, क्या, कंकन, किंकिनी, नुपुर, धुनी, सुनी। ये पंक्ति पूछी गई है कई बार, कंकन, किंकिन, नुपुर, धुनी, सुनी। अब इसमें यदि आप ना को गौर करें तो देखिए हर जगह ना क्या है, अंतिम स्थान पर है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ना अंतिम स्थान पर है, मतलब वर्ण की आवृत्ति है और एक ही मात्रा के साथ है। यहां भी ना लघु है, यहां भी ना लघु है, यहां भी ना लघु है और यहां भी ना लघु है। क्लियर। तो इस प्रकार से हम वृत्त्यानुप्रास के लिए क्या ध्यान रखेंगे कि एक ही वर्ण एक ही स्थान पर एक ही स्वर के साथ प्रयुक्त हो तो वहां क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है। यहां लघु लघु है, कहीं दीर्घ दीर्घ भी हो सकता है, तो बात सेम है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बात किसकी, श्रुत्वानुप्रास अलंकार की। श्रुत्वानुप्रास अलंकार क्या कहता है, तो श्रुत्वानुप्रास अलंकार कहता है कि जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। वर्ग मतलब समझते हैं आप लोग, सपोज ये लिखा है का, खा, गा, घा और अंगा, तो इस पूरे खड़ी को जानते हैं हम लोग किस नाम से, का वर्ग के नाम से। इसी प्रकार चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, है ना। तो श्रुत्वानुप्रास क्या कहता है कि जहां एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां क्या होगा, श्रुत्वानुप्रास होगा। अब ये तो कठिन वाली बात हो गई, कुछ कठिन नहीं है, इसको कैसे याद रखेंगे। देखो एक गाना सुना होगा आपने, कौन सा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, है ना। कैसे, देखो भाई ऐसे देखिए, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब देखिए जरा इसमें देखिए का,
खा, है ना, ये का, और फिर उसके बाद ये गा। तो आप अगर इसमें देखें तो किसकी आवृत्ति ज्यादा है? का वर्ग की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात यहाँ पे कौन सा अनुप्रास होगा? श्रुत्व अनुप्रास अलंकार होगा। लेकिन अब पेपर में ये तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, पेपर में तो नहीं आएगा लिख के कि एक लड़की को देखा तो कैसा लगा तुमको, जरा बताओ, है ना, तो वहां ये नहीं पूछेगा। वहां क्या पूछेगा? तो वहां पूछेगा तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, ये पंक्ति है। तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई। तो अब इसमें जरा आप देखें तो ता, द, सा, द, ता, है ना, ना, सा, द, ना, ता, द, ता। देखिए बार बार क्या हो रहा है? ता वर्ग जो है वो बार बार इसमें आया हुआ है, और इस प्रकार से यहाँ कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? श्रुत्व अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां श्रुत्व अनुप्रास अलंकार होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? लाटा अनुप्रास में। बहुत ही मजेदार ये है ना। देखिए लाटा अनुप्रास क्या कहता है? जहां एक ही शब्द, लाटा अनुप्रास और यमक में एकदम माइनर सा डिफरेंस होता है, इसलिए बहुत क्लियर रखिएगा कि लाटा अनुप्रास कब होगा और यमक कब होगा, है ना। तो जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द का अर्थ ना बदले किंतु उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाए। एक बार पुनः सुनिएगा, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द का अर्थ ना बदले किंतु उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाए, वहां क्या होता है दोस्तों? वहां होता है लाटा अनुप्रास अलंकार। इसके लिए बहुत ही पॉपुलर पंक्तियां हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और वो है क्या? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये पंक्तियां हैं, है ना। अब देखिए यहां पे एक शब्द एक से अधिक बार आया, शब्द का अर्थ नहीं बदला किंतु उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल गया पूरा पूरा, है ना। तो यही होता है हमारा क्या? लाटा अनुप्रास। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द का अर्थ ना बदले किंतु उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाए, वहां होता है लाटा अनुप्रास। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए बस आपको एक गाना याद रखना है। कौन सा? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हो तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये तो याद रहेगा, है ना। ये एक बार भूल सकता है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, लेकिन जो हमने बताया वो नहीं भूलेगा अभी, है ना। देखो जरा इसमें कैसे लाटा अनुप्रास है। तो देखिए जरा, पहली पंक्ति क्या कह रही है? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जिंदगी में आना। और अगली पंक्ति कह रही है धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, मेरे दिल को चुराना। अब जरा इसमें आप देखिए, एक शब्द है धीरे धीरे और धीरे धीरे, दो बार रिपीट हुआ, है ना। शब्द का अर्थ वही है स्लोली स्लोली, लेकिन वाक्य का अर्थ क्या है? एक बार जिंदगी में आना और एक बार दिल को चुराना, है ना। और इस प्रकार आप देखें यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आई बात समझ में? जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द का अर्थ ना बदले किंतु उसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाए, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। कैसा उदाहरण याद रखना है? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पूत तो वही है, लेकिन एक बार उसका अर्थ कुपुत्र है और एक बार उसका अर्थ सुपुत्र है, और इस प्रकार यहां होता है लाटा अनुप्रास, है ना। और याद रखने के लिए आप याद रखेंगे क्या? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात अगर हम लोग करें तो अगला आता है हमारा क्या? अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिए अंत्यानुप्रास क्या है? अंत्यानुप्रास कहता है कि काव्य पंक्तियों में अंत के वर्णों या स्वरों की समानता, अंत के वर्णों अक्षरों शब्दों की समानता ही क्या कहलाती है? अंत्यानुप्रास। आपने अंग्रेजी में एक शब्द सुना होगा रैमिंग,
अर्थात अंत में सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड आने चाहिए, उसको कहा जाता है क्या, रैमिंग, है ना। जैसे आपने सुना होगा रेड लाइट व्हाट डू यू से, आई से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे, अर्थात लाल बत्ती तुम क्या कहती हो, तो मैं कहती हूँ भैया रुकी रहो और तब तक रुकी रहो जब तक लाल बत्ती जलती रहे, है ना। तो देखो यहाँ पे जो से और अवे ये कैसे हैं, एक ही प्रोनाउंसिएशन के शब्द हैं, तो ये तो अंग्रेजी का सिस्टम है। इसी प्रकार हिंदी में क्या होता है कि प्रत्येक गाने के, प्रत्येक काव्य पंक्तियों के अंत में क्या होते हैं, वर्णों और अक्षरों की समानता रखी जाती है, जिससे वो पदबंध सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। जितने बॉलीवुड के गाने हैं उन सभी में आपको अंत्यानुप्रास देखने को मिलेगा, मुक्तक छंद और अंत्यानुप्रास सभी बॉलीवुड के गानों में होता है ना। अगर ये अंत्यानुप्रास नहीं होता तो वो गाना कभी उतना पॉपुलर नहीं होता। कौन सा, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो अब देखिए इसमें जरा, पहली लाइन क्या है, मेरे रस के कमर, और दूसरी लाइन तूने पहली नजर। अब देखिए जरा, कमर नजर दिख रही है, कुछ वर्णों की, स्वर वर्णों की समानता दिख रही है, यही समानता क्या कहलाती है, अंत्यानुप्रास। श्री रामचरितमानस में जितनी चौपाइयां लिखी हैं वो सभी, उनमें कोई अनुप्रास हो ना हो लेकिन अंत्य अनुप्रास जरूर देखने को मिलेगा आपको, है ना। जैसे देखिए आप जितनी कोई भी चौपाई देख लीजिए, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी, जामवंत के वचन सुहाय सुन हनुमंत हृदय अति भाय, है ना, जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलों को तिनके परछाई, और ऐसी 150 चौपाइयां और पढ़ लीजिए, उन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, अंत्य अनुप्रास देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी कंडीशन, आप बॉलीवुड के जितने गाने हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो यहाँ पे नैन और चैन देखिए एक ही प्रकार के उच्चारण के शब्द रखे गए हैं, इसी को कहा जाता है अंत्य अनुप्रास। अर्थात प्रत्येक काव्य पंक्ति के अंत में वर्णों की समानता, है ना, वो चाहे स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, वर्णों की समानता ही क्या कहलाती है, अंत्य अनुप्रास कहलाती है। और इसी कारण हमको वो काव्य पंक्तियां, वो पद सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से आपका अनुप्रास खत्म हुआ। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे की बात करें तो आगे आता है हमारा क्या, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है, देखिए यमक एक ऐसा अलंकार है ना कि जिसने थोड़ा भी हिंदी को पढ़ा है, थोड़ा भी अलंकार को जाना है, वो यमक अलंकार तो कम से कम गलत नहीं करता है ना। फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण जो हम सभी जानते हैं, और उसके अलावा आज मैं आपको बहुत सारे उदाहरण इसके बताऊंगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, एग्जाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो पुराने एग्जाम्पल्स हट रहे हैं और नए नए एग्जाम्पल इसकी जगह आ रहे हैं। पहले जानते हैं यमक होता क्या है। तो भाई यदि कहीं ऐसी बात की गई हो कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां क्या होता है, यमक अलंकार होता है ना। कैसे होता है, तो जरा देखिए इसके कुछ फॉर्मल एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आपको याद रखने वाला एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो देखिए इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उदाहरण इसका क्या आता है भाई, काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण अगर देखें इसका, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तीसरा उदाहरण इसका देखें तो जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तेते नभ में ना तारे, है ना। इसमें देखिए क्या हुआ है, शब्दों की आवृत्ति हुई है, 2 बार आया, यहाँ पे देखिए 2 बार आया, ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार आया। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वहाँ क्या होता है, आपका यमक अलंकार होता है। देखो जरा, काली घटा, यहाँ घटा से आशय क्या है, बादल से है, और घमंड घटा, यहाँ घटा से आशय क्या है, कम होना। एक शब्द एक से अधिक बार आया किंतु उसका अर्थ अलग अलग है, और यही कहलाता है हमारा यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, यहाँ एक बार तो बेर का मतलब फल है और एक बार बेर का मतलब है पहर, अर्थात सुबह दोपहर शाम। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, अर्थात वो 3 बार दिन में खाती थी, और खाती क्या थी, केवल 3 बेर, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, बेर बेर का शब्द का अर्थ क्या है, अलग है। आगे देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, यहाँ तारे का अर्थ क्या है, पार लगाना,
और यहां तारे का अर्थ क्या है? आसमान के तारे, आसमान के तारे। तो एक शब्द एक से अधिक बार आया किंतु उसके अर्थ अलग अलग हैं, यही कहलाता है हमारा यमक अलंकार। अब इसका एक बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है जो सभी को पता होता है जनरली, है ना। कौन सा उदाहरण? तो भैया वो वाला, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, है ना। तो ये उदाहरण बहुत पॉपुलर है और जनरली ये सभी जानते हैं इसको, है ना। तो वो मैंने नहीं लिखा है, और जो उसके अलावा जो इस समय एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, है ना। अब जरा देखो ये याद कैसे रहेगा। तो हमने आपको बताया जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। बॉलीवुड का कोई गाना इससे मैच करा लीजिए, आपको याद रहेगा यमक अलंकार, है ना। तो आपने एक गाना सुना होगा, कौन सा? वो वाला, ए मेरी जोहरा जबी। तो उसमें एक पंक्ति आती है लास्ट में, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो अब इसमें मेरी जान शब्द जो है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ। एक बार मेरी जान अपनी जान के लिए प्रयुक्त हुआ, और एक बार जो मेरी जान वो अपनी नायिका के लिए प्रयुक्त हुआ। तो एक तो ऐसे याद रहेगा आपको। दूसरा एक गाना और आपने सुना होगा, काफ़ी पुराना है, क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तो यहाँ पे जो पहली बार प्रयुक्त हुआ, क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, तो वो तो ये वाली जान है, प्राण वाली जान है। और दूसरी बार जब कहा गया है वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है, तो वो नायिका वाली जान के लिए कहा गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक जान शब्द है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ, और किंतु उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हुए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका? यमक अलंकार। तो एक तो याद रखेंगे तुझ पे कुर्बान मेरी जान, और दूसरा याद रखेंगे क्या तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मैं मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है ना। तो इस प्रकार से याद रहेगा यमक अलंकार। आगे बात आती है किसकी? श्लेष अलंकार की। देखिए श्लेष अलंकार क्या कहता है? जहां एक ही शब्द के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसके 2 उदाहरण इस समय ट्रेंडिंग पे हैं। एक उदाहरण तो जो सभी को पता होता है जनरली, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ एक शब्द आया पानी, और उसके लिए 3 व्यक्ति डिफाइन किए गए। कौन कौन? मोती, दूसरा मानुस यानी कि व्यक्ति, और तीसरा आपका चून यानी कि आटा, है ना। तो देखो पानी गए ना उबरे, अर्थात बिना पानी के इनका उद्धार नहीं हो सकता, इनका निर्माण नहीं हो सकता, सृजन नहीं हो सकता। किसका किसका? मोती का। स्वाति का बूंद नहीं पड़े, यहाँ पानी का अर्थ क्या है? मोती मतलब स्वाति का बूंद। मानुस यानी यहाँ पानी का अर्थ क्या है? इज्जत। कहते हैं ना तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है, मतलब यहाँ मानुस, यहाँ पानी का अर्थ क्या है? इज्जत। और तीसरी बात आती है क्या? चून, अर्थात यहाँ पे पानी का अर्थ क्या है? यहाँ पे पानी का अर्थ है जल, है ना। क्योंकि आटे का तब तक प्रयोग नहीं होगा जब तक उसमें क्या नहीं होगा? पानी नहीं पड़ेगा। तो एक शब्द प्रयुक्त हुआ क्या? पानी, और उसके 3 लोगों के लिए 3 अलग अलग अर्थ हो गए, है ना। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस और चून। तो जहाँ एक ही शब्द के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहाँ क्या होता है आपका? श्लेष अलंकार होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें श्लेष अलंकार के बाद अगला क्या आता है, तो श्लेष का एक उदाहरण और पूछा जाता है। कौन सा? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, है ना। क्या है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे एक शब्द प्रयुक्त हुआ क्या? सुबरन। क्या प्रयुक्त हुआ? सुबरन। और इसके लिए 3 लोग बताए गए। कौन कौन से? एक तो कवि, दूसरा व्यभिचारी, और तीसरा कौन? चोर। ये 3 शब्द आए, कवि, व्यभिचारी और चोर, है ना। देखो भाई, सुबरन का अर्थ क्या होता है? अच्छा वातावरण। अब कवि के लिए अच्छा वातावरण क्या होगा? जहाँ बढ़िया सुंदर काव्य पाठ हो रहे हो, या कोई ऐसा काव्य पाठ जो सुसज्जित सुंदर लिखा हो, अच्छा लिखा हो, तो कवि के लिए वो सुबरन होगा। व्यभिचारी के लिए सुबरन क्या होगा? जहां उसको व्यभिचार करने को मिले उसके लिए वो सुबरन होगा, है ना, कि कहाँ हमको मौका मिले तो हम अपना चांस मार दें, वो व्यभिचारी के लिए सुबरन होगा। चोर के लिए सुबरन क्या होगा? कि कहीं भैया सोना रखा है ना, देखा कि भाई कोचिंग के बाहर 10 साइकिल खड़ी हैं, तो चोर ने कहा बस हमारे लिए तो यही सुबरन है, अगर एक का काम लग जाए तो मान लो 1000 रुपए तो फिट, है ना। तो इस प्रकार से सुबरन के अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न है, और यही हमारा कहता है क्या? श्लेष अलंकार, कि जहां किसी शब्द के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ हों, वहां क्या होता है? वहां होता है आपका
श्लेष अलंकार, है ना। दो उदाहरण इसके बताए, दोनों याद रखिएगा। कौन कौन से? पहला बताया रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। दूसरा हमने आपको बताया कौन सा? कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसके बाद आगे बात आती है किसकी? वक्रोक्ति अलंकार की, है ना। देखिए वक्रोक्ति के जिस प्रकार अनुप्रास के 5 भेद होते हैं, इसी प्रकार वक्रोक्ति के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, और दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति, दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति, है ना। श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति, है ना। देखिए श्लेष वक्रोक्ति क्या है, तो अगर हम वक्रोक्ति को समझ लें तो फिर हमें काकू और श्लेष समझने में आसानी होगी। वक्रोक्ति का मतलब शुद्ध रूप में क्या होता है? अर्थात भ्रमित होना, भ्रमित होना, अर्थात हमने कहा कुछ और, आपने समझा कुछ और, यहाँ पे क्या हो गई? वक्रोक्ति हो गई। तो जहाँ वक्ता किसी अन्य आशय से बात को कहे और श्रोता किसी अन्य आशय में उस बात को समझे, तो वहां पे होता है आपका वक्रोक्ति अलंकार। अब ये वक्रोक्ति 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो श्लेष वक्रोक्ति हो सकती है और दूसरी हो सकती है काकू वक्रोक्ति। देखिए श्लेष वक्रोक्ति कब होती है? तो श्लेष वक्रोक्ति जब कोई शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, जहां पर कोई शब्द हो और उसके अनेक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों, और इस कारण क्या हो? वक्ता किसी अन्य आशय से बात को कहे और श्रोता किसी अन्य आशय में बात को सुने, तो वहां होती है श्लेष वक्रोक्ति। जैसे एक आपने लाइन सुनी होगी, कौवा उड़ता आसमान में है मगर रहता कहाँ है? क्या है? कौवा उड़ता आसमान में है मगर रहता कहाँ है? मगर रहता कहाँ है? अब देखिए यहाँ पे मगर के 2 अर्थ हैं, एक मगर मगरमच्छ वाला और दूसरा मगर का अर्थ है क्या? लेकिन। अब पता लगा वक्ता ने इस आशय से कहा, श्रोता ने ये वाला आशय समझा, या वक्ता ने इस आशय से कहा और श्रोता ने ये वाला आशय समझा, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्लेष वक्रोक्ति। अर्थात जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण वक्ता किसी अन्य आशय में बात को कहे और श्रोता किसी अन्य आशय में बात को समझे, वहां होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद बात आती है किसकी? काकू वक्रोक्ति अलंकार की। काकू वक्रोक्ति श्लेष वक्रोक्ति का एक और उदाहरण है जो बार बार पूछा जाता है। एक तो ये आपसे पूछा जाएगा, दूसरा एक और इसमें पूछा जाता है कि मंगन को देख पट देत बार बार, पट देत बार बार। अब देखिए इसमें एक शब्द प्रयुक्त हुआ, क्या? पट। अब यहां पट के 2 अर्थ हैं, एक तो पट का मतलब है कपड़ा या वस्त्र, और दूसरा पट का अर्थ है दरवाजा, है ना। तो एक तो ये बात हो सकती है कि वक्ता ने कहा कि मंगन को देख पट देत बार बार, अर्थात वो जितने बार मांगने वालों को देखती है उतने बार वो वस्त्रों का दान करती है ना, या करता है। और दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि वो जितने बार मांगने वालों को देखता है वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है। मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पे पट शब्द अनेकार्थक होने के कारण, अनेकार्थी होने के कारण क्या हो जाता है? वक्ता किसी अन्य आशय में बात को कहता है और श्रोता किसी अन्य आशय में बात को सुनता है ना। अगली बात आती है काकू वक्रोक्ति। तो देखिए श्लेष और काकू में थोड़ा सा डिफरेंस है एकदम। काकू वक्रोक्ति क्या कहता है कि जहां बोलने या सुनने की त्रुटि के कारण, जहां बोलने या सुनने की त्रुटि के कारण वक्ता किसी अन्य आशय में बात को कहे और श्रोता किसी अन्य आशय में बात को समझे, वहां होता है आपका काकू वक्रोक्ति अलंकार। कैसे? आइए देखते हैं जरा, है ना। मम्मी ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि पढ़ो मत खेलो। हमसे कहा पढ़ो मत खेलो। हमने क्या सुना? हमने सुना पढ़ो मत क्या करो? खेलो, है ना। इसी प्रकार एक उदाहरण हो गया ये। दूसरा उदाहरण क्या हुआ कि रुको, रुको मत जाओ। और दूसरे में क्या हुआ? रुको मत जाओ। तो आप देखिए यहां अगर बोलने या सुनने की त्रुटि हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। यहां पे क्या हुआ? मम्मी कह रही थी पढ़ो मत खेलो, मतलब खेलना नहीं है। हमने उसका क्या अर्थ निकाला? पढ़ो मत खेलो, अर्थात पढ़ाई नहीं करनी, क्या करना है? खेलना है। इसी प्रकार यहां क्या हुआ? रुको मत जाओ, और इसका अर्थ क्या हुआ? रुको मत
जाओ, है ना। तो जहां बोलने या सुनने की त्रुटि के कारण वक्ता किसी अन्य आशय में बात को कहे और श्रोता किसी अन्य आशय में उस बात को समझे, वहां क्या होता है हमारा काकू वक्रोक्ति अलंकार। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण शब्द अलंकार, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अर्थालंकार का हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कभी एक छोटी सी क्लास लेके आएंगे आपके लिए, तो उसमें हम अर्थालंकार डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।